गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक खतरनाक एजेंडे पे काम शुरू कर दिया है। इसके तहत इस्लामाबाद कथित भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर नैरेटिव गढ़ रहा है। पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग नैरेटिव के पीछे एक छिपी हुई रणनीति है जिसका मकसद भविष्य में किसी आतंकवादी घटना की स्थिति में इसका ठिकरा भारत के ऊपर फोड़ना है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान इस समय बचाव की मुद्रा में प्रोपेगेंडा कर रहा है ताकि किसी घटना में भारत के संभावित जवाब देने की योजना को कमजोर कर सके। ख्वाजा आसिफ की कोलकाता वाली धमकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल के दिनों में फॉल्स फ्लैग नैरेटिव के शिकवे को बार बार दोहराया है। CNN न्यूज़ 18 ने इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से कहा कि इन संदेशों का पैटर्न इस बात की ओर इशारा करता है कि पाकिस्तान ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही वो प्रोपेगेंडा करके भारत की छवि एक संभावित हमलावर के तौर पर पेश कर रहा है। इस्लामाबाद से आ रहे बयानों का जिक्र करते हुए सूत्रों ने बताया कि इससे ध्यान भटकाने की कोशिश। कोलकाता को निशाना बनाने वाले बयान के मायने। खुफिया सूत्रों ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री कोलकाता को लेकर दिए गए बयान पर चिंता जताई। आसिफ ने शनिवार को भारत को गिरदर भपकी देते हुए कहा था कि अगर भारत हमें जिम्मेदार ठहराकर कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो हम कोलकाता को निशाना साधेंगे। सूत्रों ने चेतावनी देते हुए कोलकाता को ली गई धमकी को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसने भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में हमले करने की बात को सामान्य बना दिया है, लेकिन इसका मकसद तुरंत ऑपरेशन करना नहीं बल्कि सिर्फ दिखावा करना है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। खुफिया सूत्रों का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी करके पाकिस्तानी संदेश देना चाहता है कि वो भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान पहले से ही चल रहे तनाव के बीच दुनिया भर की राय को अपने पक्ष में करना चाहता है। हाल के दिनों में पाकिस्तान खुद को इलाके के चौधरी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की पहल करना उसकी इस कोशिश का हिस्सा है। हालांकि उसकी योजना शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गई और इस्लामाबाद में अभी तक बैठक को लेकर कोई रोड मैप नहीं बन पाया है। ये बात करते हैं अमेरिकी सेना की। अमेरिकी सेना ने ईरान में घुसकर 2 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद F-15 फाइटर जेट के दूसरे क्रू को सुरक्षित निकाल लिया है। शुक्रवार को इस जेट को ईरान के ऊपर मार गिराया गया था। इस दौरान विमान में सवार दोनों क्रू इजेक्ट करके ईरानी जमीन पर गिरे थे। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने इन दोनों को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगाया था, लेकिन अमेरिकी सेना ईरानी जमीन से अपने दोनों एयरमैन को उठाकर लेकर चली गई। ट्रंप ने की पायलट को बचाने की पुष्टि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पायलट को रेस्क्यू किए जाने की पुष्टि करते हुए लिखा, हमने उसे बचा लिया है। मेरे प्यारे अमेरिकियों, पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी सेना ने हमारे एक बेहतरीन क्रू मेंबर अफसर के लिए, जो एक बेहद सम्मानित कर्नल भी है, अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसिक खोज और बचाव अभियानों में से एक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि वो अब पूरी तरह से सुरक्षित और सही सलामत हैं। पायलट के 2 दिनों बाद किया गया रेस्क्यू। 2 दिनों तक ईरान की जमीन पर भटकने के बाद अमेरिकी पायलट को सुरक्षित निकाल लाने की कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम रोचक नहीं है। रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिकी सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने से पहले CIA ने सबसे पहले एक धोखा देने वाला अभियान शुरू किया। इसके तहत ईरान के अंदर अफवाह फैलाई गई कि अमेरिकी सेना ने उस अफसर को पहले ही ढूंढ लिया है और उसे देश से बाहर निकालने की जमीन के रास्ते ले जा रही है। CIA ने खोजी पायलट की लोकेशन। इसराइली अमेरिकी पत्रकार बराक राविड ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि CIA ने अपनी खास क्षमताओं का इस्तेमाल करके वेपन सिस्टम अफसर को खोजा और उसे ढूंढ निकाला। अधिकारी ने कहा यह भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा सबसे मुश्किल काम था, लेकिन इस मामले में वह सुई एक बहादुर अमेरिकी सैनिक था जो पहाड़ की एक दरार में छिपा था। अधिकारी ने कहा कि वेपन सिस्टम अफसर ने खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए 1 दिन से ज़्यादा समय तक पहाड़ों में छिपाए रखा। अधिकारी ने बताया कि CIA के सिवाय किसी और उसके लिए उसे देख पाना मुश्किल था। उन्होंने आगे कहा कि CIA ने तुरंत उस पायलट की सटीक लोकेशन पेंटागन, अमेरिकी सेना, व्हाइट हाउस के साथ शेयर की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत एक रेस्क्यू मिशन चलाने का आदेश दिया। पूरे ऑपरेशन के दौरान CIA इस अभियान में मदद के लिए लगातार रियल टाइम जानकारी देती रही। अमेरिकी पायलटों को कैसे बचाया। ईरानी बलों ने शुक्रवार को F-15 फाइटर को मार गिराया। जेट में सवार दोनों पायलट इजेक्ट करके ईरानी जमीन पर गिरे। उस दिन पहले पायलट को अमेरिकी सेना ने रेस्क्यू किया। दूसरा क्रू मेंबर का पता नहीं लगाया जा सका। पकड़े जाने से बचने के लिए वो 2 दिनों पहाड़ में छिपा रहा। CIA ने अफसर की लोकेशन पेंटागन को भेजी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पायलट के लिए रेस्क्यू मिशन चलाने का आदेश दिया। 5 अप्रैल को अमेरिकी सेना ने बड़ा रेस्क्यू मिशन शुरू किया। दर्जनों लड़ाकू विमानों ने जमीन पर रेस्क्यू के लिए कवर दिया। भारी गोलाबारी के बीच स्पेशल फोर्स पायलट को सुरक्षित निकाल कर ली गई। आइए चलते चलते हम इसराइल की 2 कमांडो यूनिट की बात भी कर ले। ईरान में अमेरिकी पायलट को बचाने के अभियान में इसराइल की 2 कमांडो यूनिट सायरेत मतकल और सालदांग ने बड़ी भूमिका निभाई है। इन दोनों फोर्सेस के कमांडो ने जमीन पर उतरकर अभियान चलाए हैं। ईरान इंटरनेशनल ने बताया कि अमेरिकी पायलट का रेस्क्यू मिशन करीब 36 घंटे तक चला, जिस दौरान ईरान ने भारी गोलाबारी की। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अभियान के दौरान अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर गोलाबारी की चपेट में आ गया था, लेकिन वह सुरक्षित रूप से अपने बेस पर लौटने में सफल रहा। वहीं ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। सायरेत मतकल के बारे में जानें। सायरेत मतकल इसराइल डिफेंस फोर्सेज IDF के सबसे प्रमुख एलिट खुंखार स्पेशल फोर्सेज यूनिट है। सायरेत मतकल की स्थापना 1957 में की गई थी। इसका गठन मुख्य रूप से दुश्मन के इलाके में गहराई से टोर लेने, खुफिया जानकारी जुटाने, बंदूकों को छुड़ाने और आतंक विरोधी अभियानों के लिए किया गया है।
सायरस मतकल को यूनिट 269 के नाम से भी जाना जाता है। यह यूनिट दुश्मन के घर में घुसकर जमीन, हवा या समुद्र के रास्ते से सटीक हमला करने में माहिर है। सायरस मतकल नाम कैसे पड़ा? आईडीएफ में सर्वोच्च कमान को जनरल स्टाफ या मतकल कहा जाता है। वहीं रिकॉनेसेंस, दुश्मन की टोल लेने के काम में माहिर स्पेशल फोर्स टुकड़ियों को सायरस कहा जाता है। इसी कारण जनरल स्टाफ को सीधे रिपोर्ट करने वाली एलीट कमांडो यूनिट को सायरस मतकल का नाम दिया गया है। इसके ऑपरेशन बेहद गोपनीय होते हैं। कमांडो को फौलाद बनाने वाले सबसे कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। साइरस मतकल के गठन की कहानी। साइरस मतकल के गठन की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसराइल की स्थापना 1948 में की गई थी। तब से यह देश युद्ध से जूझ रहा है। इसराइल के दुश्मन गुरिल्ला युद्ध को अंजाम दे रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया जा रहा था। इन बंधकों को छुड़ाने के लिए 1957 में आईडीएफ जनरल स्टाफ ने सुझाव दिया कि इसराइल को एक एलिट कमांडो यूनिट बनाना चाहिए जो दुश्मन के इलाके में घुसकर बंधक ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसी कारण साइरस मतकल की स्थापना की गई। शुरुआत में ये यूनिट इसराइल की पुरानी अमन्स यूनिट 154 के अधीन थी, जिसे बाद में एक अलग पहचान दिया गया है। सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी प्लैनेट लैब्स ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वो अमेरिकी सरकार के अनुरोध का पालन करते हुए ईरान और पश्चिम एशिया के संघर्ष वाले क्षेत्र की तस्वीरें अनिश्चित काल के लिए रोक रही हैं। कैलिफोर्निया स्थित प्लैनेट लैब्स ने अपने ग्राहकों को भेजे एक ईमेल में इस फैसले की घोषणा की है। इसने बताया है कि अमेरिकी सरकार ने सैटेलाइट इमेज देने वाली सभी कंपनियों से कहा है कि वे संघर्ष वाले क्षेत्र की तस्वीरें जारी करना अनिश्चित काल के लिए रोक दें। प्लैनेट लैब्स ने पिछले महीने ही पश्चिम एशिया की तस्वीरें जारी करने पर 14 दिन की रोक लगा दी थी। अब उसे बढ़ा दिया गया है। कंपनी ने उस दौरान कहा था कि इस कदम का मकसद विरोधियों को इन इमेज का इस्तेमाल करके अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला करने से रोकना है। प्लैनेट लैब्स ने कहा कि वह 9 मार्च से पहले की तस्वीरों को जारी नहीं करेगा और उससे उम्मीद है कि यह नीति अब तब तक लागू रहेगी जब तक संघर्ष समाप्त नहीं हो जाता। आपको बता दें कि 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले की शुरुआत की थी। इसके बाद ईरानी मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमलों की शुरुआत की थी। ईरान के मिसाइल हमलों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। विरोधियों का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमलों में अमेरिका को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि वो नहीं चाहता कि तस्वीरें बाहर आए, इसलिए ट्रंप प्रशासन ने तस्वीरों के जारी करने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के मिलिट्री इस्तेमाल में टारगेट की पहचान, हथियारों को गाइड करना, मिसाइल को ट्रैक करना और कम्युनिकेशन शामिल है। कुछ स्पेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान कमर्शियल इमेजिंग का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें अमेरिका के दुश्मनों से मिली तस्वीरें भी शामिल हैं। सैटेलाइट तस्वीरें उन पत्रकारों और मिलिट्री एक्सपर्ट्स की भी मदद करती है जो उन जगहों पर अध्ययन कर रहे हैं जहां पहुंचना मुश्किल है। सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी प्लैनेट लैब्स क्या है? प्लैनेट लैब्स एक सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी है। सरकारों, कंपनियों और मीडिया कंपनियों को उपग्रह से ली गई तस्वीरें भेजता है। उसके ताज़ा फैसलों को लेकर पेंटागन ने कहा कि वह इंटेलिजेंस से जुड़े मामलों पर टिप्पणी नहीं करता है। प्लैनेट लैब्स ने कहा कि वह ऐसी तस्वीरें जारी करेगा जो संवेदनशील ना हो और इनमें जोखिम ना बढ़े। प्लैनेट लैब्स सैटेलाइट से पृथ्वी की तस्वीरें लेता है, खासकर जिन इलाकों में संघर्ष छिड़ा हो या प्राकृतिक आपदा आई हो। यह दुनिया के सबसे बड़े अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट बेड़े का संचालन करती है, जिसमें लगभग 200 सक्रिय उपग्रह शामिल हैं। प्लैनेट लैब्स भारत में भी सक्रिय है और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर भूमि उपयोग और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में डेटा सहायता प्रदान करती है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.